हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास लेक्चर 5 होने वाली है, ठीक ना। तो आज का अंतिम क्लास होगा पार्ट 1 के लिए। इससे पहले हम 4 क्लास करा चुके हैं आप लोगों को, ठीक ना। हम आप लोग 4 लेक्चर दे चुके हैं और आज जो लेक्चर है वो 5 है और आज ये अंतिम क्लास है पार्ट 1 का। उसके बाद आप लोग आंसर क्वेश्चन कराएंगे, जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है ना उन सभी को कराएंगे, ठीक ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए जब हम किताब पढ़ रहे थे ना, ठीक, तो उसमें कुछ सवाल दिया था। देखिए दिया गया है ना जी, वो दिख रहा है। किसी पदार्थ, प्रश्न दिए गए दिख रहा है आप लोगों को ना। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो फर्स्ट में सवाल है पदार्थ एक्स का नाम सूत्र लिखिए। ये दिया गया था, हम सोचे ना जो पाठों के बीच में प्रश्न दिए गए हैं हम उनको हल कराते क्यों ना चले, ठीक, हम उनको बनाते चलते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को, ठीक ना, लेक्चर 3 में कराए हुए थे। चलिए सवाल यही था आप लोगों का, किसी पदार्थ, अगर आप लोग 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, नहीं देखना चाहते हैं तो फिर सब आप लोग लाएंगे वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो पार्ट 1 का, ठीक है। जितना हम लेक्चर करा चुके हैं सभी को जोड़ देंगे और जो आज क्लास होने वाली ना इनको भी हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए सवाल है कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पता है ये हमसे पूछा गया है ना, मान लीजिए कोई पदार्थ है जो सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक ना। अब सवाल देगा कि पदार्थ जो है उसका नाम लिखे एवं इसका सूत्र लिखिए। जो पदार्थ हम लोग का है ना उसका नाम एवं सूत्र लिखिए। देखिए जो पदार्थ का नाम होगा वह होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है जी? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को ना काली चूना भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह होता है CaO। क्या होता है जी? CaO, ठीक है। चलिए यही बात कहा गया था हमसे, हम लोग से पूछा गया था पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ एक्स का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, तथा रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। और 2 नंबर सवाल पूछा गया है पदार्थ एक्स का जल के साथ अभिक्रिया, ठीक ना। जो पदार्थ एक्स है जो सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है और हमको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये हम लोग से कहा गया है। देखिए जो पदार्थ हम लोग एक्स है जी उसका नाम क्या है जी? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? ठोस होता है। और ठोस को ना इस द्वारा सूचित करते हैं, याद रखिएगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना वो ठोस होता है। क्या होता है जी? ठोस होता है। और ठोस को ना एस द्वारा, सॉलिड, ठीक ना। और H2O क्या है जी? जल का रासायनिक सूत्र है। और जब दोनों साथ अब क्रिया कराते हैं ना तो हमें प्राप्त होता है Ca×OH का होल ट्वाइस। क्या होता है जी? Ca×OH का होल ट्वाइस। जहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी कहते हैं। जहाँ H2O क्या है? लिक्विड है, इनको हम जल भी कहते हैं जी, जल का रासायनिक सूत्र है। और Ca×OH का होल ट्वाइस जो है वो भाखरा चूना है, ठीक ना। चलिए पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक, चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक पढ़ना है हम लोग का वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। इसका मतलब यह हुआ कि जब वैद्युत वियोजन अभिक्रिया दिया गया है ना तो इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है ना वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, ठीक ना। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो वो, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उस रासायनिक अभिक्रिया को तोड़ कर रख देता है, तो उसे ही हम कहते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जो हम ये वाक्य बोले ना बहुत लंबा हो गया, नहीं हो गया है जी, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिए हैं। आपको हम बता दें वियोजन का मतलब होता है उसको तोड़ कर रख देना,
मतलब अलग अलग कर देना। समझ गए? चलिए, कहा गया वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, हम लिखे हैं विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। याद हो जाएगा आप लोगों का, याद हो जाएगा आप लोगों से। चलिए, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, आप लोग हमारे साथ बोलिए, ठीक ना। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण देखें हम लोग, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में बनता है, ठीक ना। जब जल को देखिए, अभी जल क्या है, एक में है जी, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक में है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो दो भागों में तोड़ देता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। चलिए, इसके बाद प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। इसके बाद कहा गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ गए? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं जी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को, वियोजन का मतलब आप लोग जानते हैं कि उनको तोड़ कर रख देता है, मतलब अलग अलग भागों में रखना, मतलब अलग भागों में तोड़ देना, वियोजन का अर्थ होता है, ठीक ना, को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना जी। हम एक बातों को तोड़ दे रहे हैं आपके सामने। चलिए, जब सिल्वर क्लोराइड साथ अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो सिल्वर और क्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब जो सिल्वर तो एक ठोस होता है, इसलिए क्या है, जो क्लोरीन होता है वो गैस होता है और गैस को जी द्वारा सूचित करते हैं। चलिए, इसके बाद है सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है जी, सिल्वर और ब्रोमाइड प्राप्त होता है। देखिए, इस अभिक्रिया का उपयोग, जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में होता है, ठीक ना। क्या किसमें होता है जी, फोटोग्राफी में होता है, फोटोग्राफी में होता है, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक ना। चलिए, उसके बाद है अगला टॉपिक हम लोग का, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या कहा गया जी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, देखिए जब शुरू वाला क्लास हम लोग पढ़ाए थे आप लोगों को, जो क्लास लेक्चर 1 था, उस लेक्चर 1 में हम आपको पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया में 2 होता है जी। जो शुरू रासायनिक अभिक्रिया में शुरू वाला भाग लेता है ना, उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो इनसे अभिकारक से जो नए पदार्थ बनता है ना, उससे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ये बात हम लोग आप लोगों से बताए हुए थे। एग्जाम्पल दैट, देखिए जो ये है ना रासायनिक अभिक्रिया है जी, जब इसमें शुरू भाग लिया ना, ये अभिकारक है, ठीक ना। इसके बाद जो ये बना है ना, ये हम लोग का उत्पाद है, यह मतलब प्रतिफल है। समझ गए? ठीक इसी प्रकार से कहा गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, इसका मतलब इनको तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आ जाते हैं कि ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर बताएं या लिखें, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आप लोगों का प्रश्न बन जाता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के, ठीक है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। याद कर लेंगे। चलिए, इतना आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या आप लोग लिख लीजिए उतार कर, वीडियो को रोकिए और उसके बाद उतार लीजिए, ठीक ना। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है जी, अगला टॉपिक हम लोग का है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
हम आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना, वो पार्ट के अंतिम से ही पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आप लोग पार्ट 1 पढ़े ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शुरू से पढ़ते तो आप लोग बहुत सही है जी, शुरू से पढ़ना चाहिए। फिर जब आप लोग रिवाइज करते हैं ना, तो आप लोग रिवाइज पीछे से कीजिए, अंतिम से। बताए क्यों? क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल होता है ना, वो सब अंतिम से दिए रहते हैं, और बाकी सब जो लड़के होते हैं यही गलती करते हैं कि वो शुरू से रिवाइज मारते हैं, और शुरू से जितना पढ़ेंगे ना, उनको लगता है सब इम्पोर्टेंट है, वो यह याद कर लेते हैं जो वो इम्पोर्टेंट था ही नहीं, ठीक ना। इसलिए आप जब भी रिवाइज मारें, ठीक ना, जब कोई आपके टीचर पढ़ा दे तो पाठ, तो आपको जब रिवाइज मारने का मौका मिले ना, तो आप पीछे से रिवाइज मारिएगा, ठीक ना। कि सभी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं, जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो पीछे ही दिए रहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद दिया गया हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है जी, लिखे VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व एवं कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या किया जाता है जी? इन अभिक्रियाओं में ना, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व एवं कम क्रियाशील तत्व को ना उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। तो मान लीजिए उदाहरण दिए हम आप लोगों का Fe, ठीक ना, लोहा है जी, और लोहा क्या होता है? सॉलिड होता है, और सॉलिड को इस द्वारा शुद्ध करते हैं। उसके बाद है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जलीय विलयन है जी। जब दोनों साथ अभिक्रियाएं करते हैं ना, देखिए, जो दोनों साथ अभिक्रियाएं करते हैं, तो जो लोहा है ना, वो SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है जी? जो लोहा है ना जी, Fe, वो SO4 से अभिक्रिया करता है, और Cu है जो कॉपर है, वो अलग निकल जाता है। वही बात कहा गया है, विस्थापन अभिक्रिया में इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व एवं कम क्रियाशील तत्व को ना उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। समझ गए? ठीक इसी प्रकार से Zn क्या हो जाएगा जी? सॉलिड हो जाएगा। जो Cu है वो CuSO4 है, क्या है? एक जलीय विलयन है। जब इन दोनों साथ अभिक्रिया करेंगे ना, तो आप ही बताइए Zn किस साथ अभिक्रिया करेगा? तो भैया आप हमें बताए थे Fe में SO4 से अभिक्रिया करेगा। ठीक इसी प्रकार से Zn इसमें भी SO4 से अभिक्रिया करेगा, और क्या बन जाएगा? जलीय विलयन, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। समझ गए इतना? चलिए, अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है जी? देखिए, जितने पढ़ा रहे हैं ना, सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आप लोग नॉर्मली इतना पढ़ लीजिए, ठीक ना। आपके लिए हम एक अलग क्लास लगाएंगे। जितने भी आपके बुक में आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं ना, हम उन सभी सवालों को हल कर देंगे। तो यह खाली रिवाइज कीजिएगा, खाली पढ़िएगा। जिससे आप लोग किताब पढ़ते हैं ना, ठीक इसी प्रकार इसको पढ़िए, जितना पढ़ाएं आप लोगों को, ठीक ना। जितना पढ़ाएं आप लोग, जितना कॉपी में नोट किए हैं ना जी, वो पढ़िएगा। उसके बाद जो हम आप लोग सवाल कराएंगे, जो प्रश्न उत्तर कराएंगे महत्वपूर्ण, जो एग्जाम के लिए होगा, उसे आप मतलब पूरा नियम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहले आप लोग आराम से पढ़िए इनको। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ना उत्पादों का निर्माण जो बनता है ना अभिकारक से ना जी, उस उत्पादों का निर्माण ना दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान होता है। बात समझिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं जी? यह द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में ना जो उत्पाद बनते हैं, जो उत्पाद का निर्माण होता है, वह ना दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। एग्जाम्पल देखिए, Na2SO4 क्या है जी? ये जलीय विलयन है। क्या है? जलीय विलयन है। उसके बाद BaCl2 क्या है भी? ये भी जलीय विलयन है। जो Ba है ना, वह SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ? Ba मतलब बेरियम, क्या कहते हैं जी? बेरियम सल्फेट, ठीक है। जो B है, Ba है, वो SO4 से अभिक्रिया करेगा। जो
ANG सोडियम जो है वह क्लोरीन साथ अभिक्रिया करेगा। इतना समझ गए आप लोग? तो चलिए, और Na2SO4 था तो इसको सोडियम सल्फेट कहते हैं जी, ठीक है। जो BaCl2 है इसे बेरियम क्लोराइड कहते हैं। जो BaSO4 बनेगा वो बेरियम सल्फेट, उसके बाद जो NaCl है सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड बनेगा, सॉरी, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है ये, NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए, बेरियम सल्फेट जो है, जो BaSO4 है, ठीक है, सॉलिड है, ठोस होता है, ठीक ना, सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ गए? तो पहले आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है जी? अगला टॉपिक है ना उपचयन एवं अपचयन। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है जी, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब क्या होता है जी? वृद्धि मतलब होता है बढ़ोतरी। क्या होता है जी? बढ़ोतरी होता है, मतलब आगे की ओर बढ़ना। तू लिखा ना, बढ़ोतरी होता है, ठीक है। तथा इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है। क्या जी? जैक फ्रूट मतलब कटहल होला, हाँ, फलों में आवेला उ ना ना, समझिए नहीं तो बोल देनी। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है ना उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, है जी, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं जी? देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, देखो, वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब होता है बढ़ोतरी, मतलब आगे की ओर बढ़ना ना। वृद्धि मतलब आप वृद्धि कर रहे हैं, मतलब आप आगे की तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक, इसी में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या? तो वो गिरावट, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक ना। मतलब ह्रास मतलब हानि होता है। क्या होता है जी? हानि होता है। समझ गए? तो उसे ना उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आपसे सवाल दे देगा बोर्ड एग्जाम में, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का हानि होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करते हैं दोनों को, तो क्या बनता है जी? उष्मा देते हैं तो कॉपर और H2O क्या बनता है जी? H2O। तो अब इसमें हानि किसका हो रहा है जी? बताइए तो। वृद्धि हो रही किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो H2 मतलब H2 पहले था, यहाँ पर जल बन गया जी, मतलब हाइट जो ऑक्सीजन है इससे वृद्धि हो रही है ना जी, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। चलिए, इसके बाद C+O2 CO2 ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, उसके बाद 2Cu+O2 मतलब कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को ना, चलिए कॉपर ऑक्साइड ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपचयन। क्या जी? अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक इसी प्रकार से अपचयन अभिक्रिया भी है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या होता है जी? उसमें ना ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा था उपचयन में, और इनमें जो अपचयन है ना, इनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, ठीक है। एवं हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए देखिए, उदाहरण देखते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया करते हैं हम लोग, तो कॉपर और हाइड्रोजन बनते हैं, जल बनता है नहीं जी। देखिए, उपचयन में हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराए थे, तो हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया था, ठीक है। और अपचयन में कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन, देखिए इनमें क्या हो रहा है ना, कॉपर जो ऑक्साइड है ये अब किससे अभिक्रिया कराया था जी? हाइड्रोजन, देखिए जिसमें
ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना, तो इस देखिए क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया जी, जल बन गया। और जो कॉपर है तो वो अलग हो गया, समझ गए। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, किन में, अपचयन में। समझ गए इतना। चलिए आपको बता दीजिए, नोट में लिखवाए हैं जी, इस अभिक्रिया में ना कॉपर ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। क्या होता है जी, कॉपर ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है एवं हाइड्रोजन ना उपचयित होकर, हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बनता है जी, जल बनाता है। देखिए इनमें हाइड्रोजन ना उपचयित होकर क्या बनता है जी, इसे उपचयन कहते हैं। उपचयित होकर क्या बनता है जी, जल बनता है। फिर समझिएगा, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। जो देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है ना, अपचयित हो जाता है, ठीक। एवं हाइड्रोजन ना उपचयित होकर जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही हैं, इसलिए इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, पहले आप इतना उतार लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। आपको बता दें कि अभी आप लोग नॉर्मली पढ़िए, ठीक ना। जब हम आपको आंसर क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वो याद करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है जी, वो आपके लिए बड़ी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, अभी नहीं कि अब पूरा किताबें याद कर लीजिए, हम पार्ट 1 पूरा पढ़ाएं जी, टॉपिक बाई टॉपिक, टॉपिक बाई टॉपिक याद कर लिए, इससे क्या हो, कुछ नहीं होगा जी। हाँ, जो हम आप लोग प्रश्न उत्तर कराएंगे ना, वह याद करना आपके लिए काफी जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे अगले टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है जी, और अगला टॉपिक है ना, दैनिक जीवन में ना उपचयन का प्रभाव। ठीक है, जो हम दैनिक जीवन जी रहे हैं, इनमें उपचयन के प्रभाव क्या है जी। तो पहला है संक्षारण। क्या है जी, संक्षारण क्रिया। देखिए जब कोई धातु अदरता या अम्ल आदि के संपर्क में, देखिए जब कोई धातु या अदरता एवं अम्ल के संपर्क में आती है, तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। क्या है जी, कमजोर हो तो वह संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है जी, संक्षारित हो जाती है। अब से संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए जब कोई धातु अदरता एवं अम्ल आदि के संपर्क में आता है ना जी, संपर्क में आती है, तो जिससे धातु की ऊपरी परत क्या होता है, कमजोर हो जाता है। क्या होता है जी, कमजोर हो तो क्या होता है, संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। क्या जी, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। और लोहा के बाहरी छोड़ दो हवा में, बात समझो, जब लोहा के ना बाहरी में रख दो जाई और क्या हवा के संपर्क, वायु के संपर्क में आके क्या हो जाई हो, और ऊपर जंग लग जाई ना, क्या लग जाई, जंग लग जाई। और जंग के कैसे साफ कर जाई, तो जंग के ना रेग माल से रगड़ के साफ कर जाला, जो ना हो रुकर होला हो हैं। देख लो वो बजे जब साइकिल दुकान खुल हो जाए पंचर बनावे, तो ट्यूबा होला ऊपर रगड़लन, ठीक नु, जो रगड़लन ओकरे रेग माल कह जाला। क्या कहला, रेग माल। समझ गुलू। चलो, लोहे के वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। तो चांदी की जो वस्तुएं होती है ना, उनके ऊपर जब रखेंगे आप लोग, जब पहनते हैं ना, जब वो पानी के संपर्क में आता है ना, वो जैसे मान लीजिए हम पहन के नहा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है जी, काला काला चढ़ जाता है परत, ठीक ना। चलिए उसके बाद तांबे के ऊपर हरे परत चढ़ना। किसके ऊपर जी, तांबे के ऊपर, तांबे के ऊपर हरे परत चढ़ना, ठीक ना। अब संक्षारण से बचने तरीका क्या है जी, बताइए संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं। देखिए तो पहला क्या करेंगे, यसद लेपन कर देंगे। क्या कर देंगे जी, ऊपर से लेपन कर देंगे। उसके बाद विद्युत लेपन करेंगे। उसके बाद देखिए यसद लेपन से हम लोग बच सकते हैं जी, संक्षारण से। उसके बाद विद्युत लेपन से, ठीक है। उसके बाद पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। पेंट कर दो ना, देखो माना ये जब जब कोई लोहा गेट लगाता है ना आपके दरवाजे में, सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे वो पहले पेंट करता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, ताकि उस पर जंग ना लगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आपके घर में भी होता होगा, ठीक है। तो पेंट करके संक्षारण से वस्तुओं को संक्षारण से धातुओं क्या बचाया जा सकता है। इसके बाद देखिए विकृत गंधिता,
विकृत गंतव्य क्रिया किसे कहते हैं जी? देखिए, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, मतलब जो तेल में नहीं छाना जाता है वो खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। क्या कहता है जी? उपचयित हो जाता है। तुम बाहर ही खड़े रहो, तुम बाहर ही खड़े रहो जी पहले, ठीक है। चलिए लड़का आ गया था। देखिए, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, ये मान लीजिए कि जब आप लोग जो पॉकेट जो वस्तु में कुरकुरे हैं, जब लोग कुरकुरे किनते हैं, जब कुरकुरे फाड़ते हैं ना, जब छोड़ देंगे ना आप, तो वो मेहरिया जाता है ना जी, मेहरिया जाता है, पूरा लोअर हो जाता है। जब शुरू बार फाड़ेंगे तब खाएंगे ना, तब तोड़ तोड़ रहता है। वही होता है तौलिक, मतलब जब वायु संपर्क में आता है ना, वो उपचयित हो जाता है। क्या होता है जी? उपचयित हो जाता है। समझ गए? वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिनसे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जो उनके स्वाद होते हैं ना, वो क्या होता है? गंध में परिवर्तन हो जाता है। आजकल तो जैसे गर्मी दिन है और हम चावल को छोड़ देते हैं, सुबह बनाते हैं और शाम को देखते हैं कि वो बासी हो जाता है, नहीं जी। और बासी तो उसमें मतलब लाशा जैसा हो जाता है, जैसे मतलब सनेंगे ना तो लाशा जैसा हो जाता है उसमें। तो क्या होता है? वो गंध में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। उसी में उपचयित कहते हैं। जैसे मान लीजिए सवेरे जब चावल बनाए आप, तो चावल क्या होता है? पूरा टाटा होता है, फोरा फोरा होता है जी, ठीक। जब वही थोड़ा देर बाद करेंगे हम, 5 घंटा 6 घंटे 7 घंटे बाद, तो वही चावल ना थोड़ा सा लसलसा, मतलब लासा जैसा हो जाता है, देखिए आप लोग। इसलिए उसे बचने के लिए लोग ना चावल को पानी डाल देते हैं चावल में, ताकि वो बासी ना हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, आप लोग देखते होंगे घर पर, ठीक ना। वही वही होता है उपचयित। जब वो चावल बासी से ना, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, मतलब उसमें गंध निकलने लगता है। उसे ही क्या कहते हैं जी? विक्र गंधिता कहते हैं। फिर से आप लोग पढ़ा दे। देखिए, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिनसे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसे कैसे रोका जाता? इससे कैसे रोकेंगे जी? विक्र गंधिता को रोकने का उपाय क्या है? तो विक्र गंधिता को रोकने का उपाय पहला है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें। क्या करें जी? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें। दूसरा, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखें। खाद्य सामग्री मतलब क्या होता है? जो हम लोग खाते हैं उसे क्या कहते हैं जी? खाद्य सामग्री कहते हैं। चलिए, उसके बाद वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, मतलब विकृत गंधक को रोका जा सकता है। उसके बाद शीतलन द्वारा, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद क्लास को आज इतना तक ही एंड करते हैं। और आज हम लोग का ना पार्ट 1 जो है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण, संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। बस सिर्फ हमें एक और कार्य करना है। वो कार्य है ना, आप लोग का प्रश्न उत्तर करवाना, ठीक है। और आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। छोड़िए ना, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं कीजिएगा, और पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, पहले आप लोग इतना उतार लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उतारते रहिएगा, ठीक है। ये मोबाइल को रोक कर, वीडियो को रोक कर, उसके बाद उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए, आज लिए इतना ही, और अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आपको एक बात बता दें कि हम आपके लिए जितना मतलब कराए हैं, लेक्चर 5 कराए हैं, लेक्चर 5 समझ लीजिए, ठीक ना। आज लेक्चर क्लास 5 था। तो ऐसा करेंगे कि एक बार 1 शॉर्ट वीडियो ला देंगे आपके लिए, 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है। आप लोग मतलब खोजना नहीं पड़ेगा लेक्चर 1 कहाँ है, लेक्चर 2 कहाँ है, लेक्चर 3 कहाँ है, नहीं खोजना पड़ेगा, ठीक है। एक में ला देंगे, लिख देंगे 1 शॉट, आप उसमें से आराम से देख सकते हैं। चलिए, इतना के लिए बाय, धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक ना। चलिए, तैयारी करते रहिए आप लोग।